चलो दोस्तों, आज मैं टेंथ का जो इसके पहले मैं टॉपिक बता चुका हूँ, यानी टेंथ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें से आपको मैं पहले बता चुका हूँ कौन सा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारी चीज, और आपका कौन सा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सभी मैं बता चुका हूँ इसके पहले क्लास में। आज मैं बताने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोल देंगे ये समझिएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ अर्थ ही होता है, इसका नाम ही होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ दो चीजें हैं, अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में। अब यहाँ समझना ये चीजें है हमको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको है। यानी इसमें सिंपल से समझिएगा, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा ना, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट या तो सब्सटेंस को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसको विस्थापित कर देता है। सिंपल से समझ सकते हैं। यानी मान लीजिए आप डिस्प्लेस यानी आप रिएक्टिविटी सीरीज देखे होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कॉपर होता है, फिर सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इस तरह है। और नीचे से आपका आ जाता है आपका गोल्ड, मैंने गोल्ड हो जाता है, यहां तक दिख रहा है क्या, गोल्ड हो जाता है, एजी होता है, कॉपर होता है, इस तरह होते हैं। बीच में और भी एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं, मान लीजिए कॉपर का कोई सब्सटेंस है, कैल्शियम का सब्सटेंस है और सोडियम का, तो सोडियम में कैल्शियम वाले सब्सटेंसों का कर ना डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब सिंपल से समझ लीजिए, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो या मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस जो होती है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है ना, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने का मतलब विस्थापित कर देता है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या आ सकता है, बात समझिए। देखिए, यहाँ जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया, फेरस को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाया, यानी आयरन को किसके साथ करवा रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहा है। अब बात समझिए, अभी मैं बताया कि आयरन जो है ना कॉपर की तुलना में ये सब्सटेंस है, ये एलिमेंट है, बात समझिएगा। इसके साथ सल्फेट लगा हुआ है ना, ये बना दिया कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है ये फेरस की तुलना में क्या है ना, लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब ये दोनों को क्या किया जाएगा, रिएक्शन जब करवाया जाएगा ना, तो एक फेरस जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट अपने साथ ऐड करेगा, तो इस यहां बनेगा फेरस सल्फेट। याद रखिएगा, फेरस सल्फेट और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ, यहां से कॉपर विस्थापित हो गया। तो यहां पे देखने को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कहने का मतलब एक्सचेंज हो रहा। यहां पे समझिए क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो था, सल्फेट फेरस के साथ हो गया कॉम्बिनेशन और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। अब यहां देखना है क्या ये मेरा क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो देखिए, आयरन यहां एक था, आयरन यहां आपका एक है, सल्फेट यहां, तो फेरस सल्फेट सही है क्या। अब यहां से समझिएगा, बातों को थोड़ा सा समझना। जैसे आयरन सल्फेट, आयरन के कितना, ये तो रिएक्शन आप समझ गए होंगे। बाकी आपका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है वो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसका जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर डिपेंड करता है आपका। अब नेक्स्ट जो यहाँ एग्जांपल दो है ना, दिया है जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ और लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ। अब यहां से मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करता हूं, जिसमें से आपका है कि बोला कि क्या बोला है, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ करवाया है रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्ट करवाया है, रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट यहां बनाएगा, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट बनाएगा, यहाँ जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस में कॉपर जाएगा। अब देखिए, इससे पता चल रहा है कि कॉपर जिंक से भी लेस रिएक्टिव है और कॉपर आयरन से भी लेस रिएक्टिव है। ऐसे भी नीचे से अगर रिएक्टिविटी सीरीज पे 9th में भी दिया गया है, आजकल तो 8 का साइड बुक में जितने भी पढ़ते हैं ना उसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ जो आप कॉपर के देखिएगा ना, नीचे से अगर रिएक्टिविटी में, तो सोना और चांदी और आपका ये कॉपर, यानी कहने बताओ गोल्ड और सिल्वर और कॉपर, ये तीनों है ना, नीचे से नंबरिंग आता है लेस रिएक्टिव में। अब यहां से भी डिस्प्लेस हो गया, तो ये बना दिया आपका क्या, सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कॉम्बिनेशन कर लिया और कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक आपका और भी एग्जांपल दिया है, जो लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ करवा रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ करवा रहा है, तो यहाँ भी लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बताता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एक को कर रहा था, जैसे मैंने सिंपल से मैं इसको एक समझाता हूं। देखिए,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और चीज, जैसे मान लीजिए मेरे पास मैं हूं, एक कोई बच्चा है, इस ये पूरा टीट फॉर टाइट है, यानी इसके पास एक, मान लीजिए जूता का एग्जांपल ही देता हूं, इस मेरे पास जूता नहीं था, बिना जूते वाले थे, ये जूता वाला है, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा अथी हूं, ताकतवर हूं ना, इससे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, ठीक है। तो इसका जूता छीनकर मैं पहन लिया, तो ये जूता जो था ना वो मेरे पास आ गया, और ये बच्चा अकेले बन गया, बिना जूता के बन गया। तो यहाँ पे जो ताकतवर है वो डिस्प्लेस कर दिया किसको, कमजोर वाले को। सेम यही कंडीशन कहां देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, विस्थापन अभिक्रिया में। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, जिसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वहां आयनों का एक्सचेंज होता है। आयन के एक्सचेंज करने के बाद सिंपल से समझिए डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें द्विविस्थापन कहने के बाद तो दो बार एक ही साथ, यानी कहने का मतलब जो मोर रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा ना, अपने साथ ले लेगा, उसका जो कंपाउंड होंगे उसके साथ जो एलिमेंट लगे हुए हैं वो ले लेगा। जैसे यहाँ आपके बुक में दिया है बेरियम क्लोराइड वाला दिया है और सोडियम सल्फेट का दिया है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनाता है, ठीक है, प्लस में। ऐसे भी इसमें -2 चार्ज होते हैं, ये पढ़िएगा ना तो आप आयंस पढ़िएगा, इसमें कितने आयंस होते हैं, इसमें कितने हो सकते हैं। तो सोडियम के एक आयंस होता है जो दे सकता है, ये चीजें हैं। यहां से देखिए ये सोडियम सल्फेट बनाया, और एक और एग्जांपल आपका दिया है, इसके साथ रिएक्शन करवा रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। अब देखिए क्या करेगा ना, सोडियम जो है ना ये बेरियम की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है ना, ये आयंस इस आयंस को अपने साथ कॉम्बिनेशन करवाएगा, ये इसको साथ दे देगा। तो यहाँ दो चीज हो रहा है, एक साथ दोनों चीज देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का ही चेंज देखने को मिलता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, सिंपल से समझिए। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब बात समझिए, NaCl, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। अब यहाँ बात समझना, क्या ये मेरा बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन जो मैं लिखा हूं बैलेंस नहीं है। देखिए क्यों, यहाँ सोडियम 2 है और यहाँ क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ मैं 2 दे सकता हूँ, 2NaCl, यानी 2 एक सॉल्ट हो गया, नमक हो गया। अब बेरियम सल्फेट यहाँ पे, तो बेरियम सल्फेट बनाया, तो यहाँ तो सही है, ये सही है, यहाँ मैं 2 चिपका दिया। ये देखने को मिला मेरा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक साथ में कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और उसी को बोलते हैं, एक साथ अगर दोनों चीजें होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब मैं बताता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ मैं बताता हूं, ऑक्सीडेशन भी समझिए और यहां से रिडक्शन। देखो तो दिख रहा है क्या, देखिए दिख रहा, कहां तक दिखता है, यहां तक। देखिए अब यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, ये दोनों को मैं एक साथ इसलिए समझा रहा हूं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कैसे, जैसे मान लिया जाए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, इसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, याद रखना है। और इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है ना, ह्रास होता है। कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, दूर भागेगा और ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार रिडक्शन में क्या होता है ना, हाइड्रोजन ऐड होता है, H2 ऐड होगा, यानी एडिंग यहां देखना देखो मिलेगा तो हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, यहां से हटता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का जुड़ाव किसमें, रिडक्शन में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिंपल से समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन कहां जुड़ता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ने का काम करता है। अब यही दोनों साथ में होगा, अगर एक साथ दोनों काम हो रहा है तो उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां देख लीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों काम एक साथ देखने को मिलेगा। वैसा इक्वेशन या वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव भी हो रहा है और हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, जुड़ा हो रहा है, या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है,
दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलेगा ना, तो वैसे रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलता हूं। यानी इसको अपचयन उपचयन बोला जाता है, इसको अपचयन, और इसको अगर बोला जाएगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं एक साथ में, इसको बोलते हैं उपचयन, याद रखिएगा उपचयन, और यहां बोलते हैं अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया यहां एक साथ बोलते हैं, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो है ना आपका देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे, इसके बाद जो है ना एक आपका, इसमें एग्जांपल मैं एक बताता हूं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन में कौन सा हम दे सकता हूं एग्जांपल ना, देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया ना, तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये यहां ऑक्सीजन के जुड़ा हो रहा है, किसमें, कार्बन में, तो यहां ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कहने का मतलब वाटर भी ले सकते हैं, H2 प्लस O2, ये भी रिएक्ट कर रहा है, H2O बना दिया मान लिया जाए। अब बताइए यहाँ तो बैलेंस नहीं है ना, ये तो बैलेंस था, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना, मान लीजिए H2O लिखा हुआ, मैं यहाँ 2 दे दूं क्या, यहाँ भी 2 दे सकता हूँ, तो 2H2O बन जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ा हो रहा है। जैसे एक और रिएक्शन लेता हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा ना, यहां तो मैंने नहीं लिख, यहाँ नहीं, ये 2 समझ जाइए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आपका एग्जांपल दिया हुआ है, अब मैं बता रहा हूं 1 मिनट में, देखिए जिंक ऑक्साइड और एक कार्बन, देखिए जिंक ऑक्साइड और सी, मैंने कार्बन को साथ रिएक्ट करवा रहा, तो यहाँ क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है प्लस में CO बना रहा, यानी ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन और जिंक, देखिए तो यहाँ पे आपका रिएक्शन में दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और जिंक बनाया, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है क्या, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल दिया ना, एक साथ दिया है कार्बन ऑक्साइड को, यानी कॉपर ऑक्साइड, देखिए एक मैं इसको इरेज करता हूं, CuO कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, कॉपर ऑक्साइड को हमको हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ करवा रहा है, हाइड्रोजन के साथ ही करवा रहा है, हाइड्रोजन के साथ हीट करवाया, सिंपल समझिए हीट करवाया, एक क्या बनाया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया, CuOH का ऑल्टो, प्लस में कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, यहां पे देखिए, यहां नहीं, Cu प्लस H2O ए बनाएगा, देखिए कॉपर यहाँ इसके साथ जो ऑक्सीजन था ना, हीट करने पर कॉपर में चेंज हो गया, यानी इसके साथ ऑक्सीजन हट रहा, यहाँ रिडक्शन देखने को मिल रहा है, बट इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे जुड़ा हो रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको बोल सकता हूं मैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, एक साथ दोनों चीज मिल रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे जुड़ा हो रहा है, ये चीजें हैं। ये आपका टॉपिक भी लास्ट है रिएक्शन में, अगर देखा जाए तो एक आपको पढ़ना है कोरिजन और एक पढ़ना है रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी और कोरिजन दोनों समझ ही लीजिए, ये लास्ट भी है। देखिए रेंसिडिटी में मैं देखूंगा, एक रेंसिडिटी एक कोरिजन, यहां क्या है, कहानी से पढ़िए। देखिए एक कोरिजन सिंपल सी समझिए, अगर कोई भी मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे घर में तो सबसे सिंपल सी है आयरन, यानी लोहा, लोहा को जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हो, नमी हो, यानी मॉइस्चर जिसको बोल सकते हैं, मॉइस्चर या तो वाटर के पर्सेंस में, ये सभी के साथ क्या करता है ना, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड, जिसको रस्टिंग के नाम से जाना जाता है, Fe2O3 के नाम से जाना जाता है, ये रस्ट का फॉर्मूला भी होता है, जंग का फॉर्मूला, ये रस्टिंग के नाम से है। ये चीजें है ना, तो ये बनाता है, यानी कोई भी धातु, कोई भी मेटल हो, ऑक्सीजन के परसेंट में, नमी के मॉइस्चर के परसेंट में और वाटर के परसेंट में अगर रिएक्ट करता है तो वो आयरन यानी मेटल ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वही क्या कहलाता है ना, वो ऊपर का लेयर चढ़ता है, उसी के कारण जैसे आयरन के ऊपर लेयर चढ़ रहा है, ये आपका ब्राउन कलर का दिखता है, यानी भूरे कलर का दिखता है, जबकि कॉपर के ऊपर दिखेगा तो ग्रीन कलर का दिखेगा। ये सभी चीजें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा से दिया हुआ है। जैसे कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाता है ना, CuO मान लीजिए, तो ये ग्रीन कलर का होता है, याद रखिएगा, कभी कभी कलर पूछता है कौन सा कलर, जो कोटिंग होता है, यानी कोरिजन में जो कोटिंग होता है कॉपर के साथ, वो कौन सा कलर का होता है, ग्रीन।
आयरन के साथ जो होता है, लोहा के साथ होता है, वो कैसे होता है, ब्रोन होता है। अब रेंसिडिटी क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे खाना होते हैं हमारे घर में, जैसे दही खट्टा हो जाता है कुछ दिन बाद, कुछ देरी बाद, मतलब 1-2 दिन में खट्टा हो जाता है। जैसे हमारे घर में चावल है, गर्मी के दिन आ रहा ना, ये वायु के परसेंट में, यानी एयर के परसेंट में बोले, या तो मॉइस्चर के परसेंट में, यानी सिंपल सी बात है ना, एयर ही बोल देता हूं ना। एयर के परसेंट में क्या होता है ना, ये रिएक्शन करता है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है, फूड पार्टिकल्स है, वो एयर के परसेंट में अपना टेस्ट यानी और कलर चेंज करता है, तो उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसी को हिंदी में बोला जाता है विकृत गंधिता। गंध में विकृत आना, मैंने गंध में चेंज आना, वही कहलाता है विकृत गंधिता। उसको इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसमें बचाव का कुछ कुछ उपाय दिए गए हैं। देखिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए सबसे अच्छा हम लोग अचार खाते हैं, अचार में ऑयल डालते हैं ना, ऑयल से प्रिवेंट किया जा सकता है। नमक डालते हैं ना, सॉल्ट से प्रिवेंट किया जा सकता है रेंसिडिटी को। तीसरा किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, तीसरा जो प्रिवेंट किया जा सकता है, ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, एक आपका और है जो शुगर यानी चीनी। जैसे होटल में जाते हैं तो वहां मिठाइयां खाते हैं, बहुत दिनों से क्या होता है ना, मिठाई डाले रहते हैं, जैसे रसगुल्ला अक्सर उसको देखिएगा रस में रहता है, तो वो, और जो हमारा जो अचार होता है वो ऑयल में डाला होता है, जो 2-3 सालों तक खराब नहीं होता। सॉल्ट में जो चीजें होती है, इसीलिए अचार बनाने से पहले सॉल्ट में उसको डाला जाता है, क्योंकि वो जो वाटर का परसेंट है, या तो उसमें जो वाटर का अवेबिलिटी है वो थोड़ा निकल जाए या खत्म हो जाए, और साथ ही साथ इसमें ऑयल डालने से वो प्रिवेंट करता है, क्योंकि एयर के कनेक्शन को क्या करता है, काटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। रेंसिडिटी के बचाव के एक सभी कारण है, और किसके कारण खराब हो रहा है, एयर के परसेंट में। यहाँ कोरिजन देखेंगे तो नमी जिसको मॉइस्चर बोल रहे हैं, ऑक्सीजन और वाटर के परसेंट में क्या होता है, रस्टिंग आना, यानी कोरिजन यानी किसी भी मेटल्स के ऊपर एक लेयर चढ़ना, जो मेटल ऑक्साइड का लेयर होता है, ये चीजें कोरिजन होता है। ये फर्स्ट चैप्टर जो 10th क्लास का है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये पूरा मैं कंप्लीट किया, टॉपिक के अनुसार कंप्लीट करवाया। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं और पेज में भी दिए गए हैं, वो दोनों मैं कंप्लीट करवाऊंगा इस वीडियो के बाद।